Good morning, everybody. How are you? I hope you will safe and you will be happy. Now, guys, जैसा कि पिछले कई दिनों से आपको टेंस से और सिंटैक्स से कई सारे वीडियो YouTube पर मिल रहा होगा और इसके पहले भी मैंने कई लेक्चर इस तरह का आप लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि आप लोग इसको ज़रूर देखते होंगे और जिनको भी कोई भी दिक्कत होती होगी वो कमेंट के माध्यम से अवश्य मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सपोर्ट यू टू क्लैरिफाई ऑल टाइप्स ऑफ सस्पिशन, ऑल टाइप्स ऑफ डॉट। आज जैसा कि टेंस में हमने कई सारे बेसिक स्ट्रक्चर, उसके एप्लीकेशंस और उस पर किस तरह का हमको प्रैक्टिस करना चाहिए इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज उसी से आगे बढ़ते हुए एक टाइम से रिलेटेड जो आपका हो जाता है टेंस, और उसमें किसी न किसी प्रकार का समय का जिक्र जरूर किया जाता है, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस टेंस के अंतर्गत आपको जब भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए, जैसे जिसमें कि कहीं न कहीं आपको ऐसे सेंटेंस, इसको अगर हम पहले डिफाइन कर दें कि वैसा सेंटेंस जो पास्ट में शुरू हुआ हो, प्रेजेंट में जारी हो और फ्यूचर में भी इसके जारी रहने की संभावना हो, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे। और हमेशा इस तरह के सेंटेंस में आपको टाइम का जिक्र जरूर किया जाएगा। क्लियर? तो पहले इसके स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। और ये स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहां पर लिख रहे हैं इसको प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस, यानी फॉर होगा या सिंस होगा और इसके साथ किसी न किसी टाइम का जिक्र जरूर किया जाएगा। क्लियर? तो ये आपका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा या हैव आएगा, बीन शब्द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, और इसका जो मिनिमाइज जो फॉर्म होता है बेसिक बी बीइंग बीन, और साथ ही वो कार्य जारी है, यानी कि जो एक्शन है वो गोइंग ऑन प्रोसेस में है, इसीलिए वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हम कार्य करते हैं और उसका प्रभाव, और साथ ही साथ इसके साथ जो टाइम दिया रहता है, इस टाइम के पहले आपको फॉर या सिंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो आज इसमें पहले ये भी जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम में इस तरह का दे दिया जाता है तो कितने तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। मान लीजिए आप बोर्ड लेवल के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन में, तो इसको तीन तरह से आपको दिया जाएगा। मान लीजिए अगर सब्जेक्ट को यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में रखेगा या सिंगुलर कुछ भी, तो यहाँ पर आपको खाली जगह रहेगा, या कभी यहाँ पर दे देगा और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ही खाली रहने देगा और चार ऑप्शन दिया जाएगा। तो दो तरीके से, कभी सब्जेक्ट देगा तो कभी ऑक्सिलरी वर्ब देगा और कोई एक खाली रहेगा। तीसरा, अगर ये सब फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में दिया जाता है, और तीसरा जो देगा वो आपका देगा प्रीपोजिशन के टर्म में, कि पूरे सेंटेंस को लिख दिया, टाइम का भी जिक्र किया गया है और फॉर होगा या सिंस, ये आपको बताना है।
और एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि फॉर और सिंस में कोई एक दिया है, यानी कि और टाइम का यहाँ पर आपको खाली जगह रहेगा, तो वो ऑप्शन के रूप में रहेगा और आपको उससे चूज करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर फॉर दे दिया और आपको टाइम के सेंस में मान लो वैसा चीज दे दिया, जैसे घंटा दिया, महीना दिया और ईस्वी दे दिया और नन ऑफ दीज भी दे दिया। तो जब फॉर है तो घंटा और इस तरह से मंथ दोनों में आएगा। क्लियर? तो उस केस में कोई ना कोई एक ही रहेगा। अगर सिंस लगेगा तो 2000 या कोई भी ईस्वी दिया गया है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब चारों रूपों में हम क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्क्राइब भी करेंगे कि किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में दिया जाएगा और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी लेंगे। तो पहले हम इस चीज को क्लियर कर दें कि इस तरह के स्ट्रक्चर में फॉर और सिंस है क्या और उसको हम कैसे पकड़ेंगे, उसका ट्रिक क्या है और उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो चलते हैं पहले वन बाय वन कि फॉर हमारा है क्या। इन जनरल सेंस में फॉर हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं और यहाँ पर टाइम के साथ हमको इसका यूटिलाइज करना है और वो हमारा इस सेंस में कहलाता क्या है। तो इस सेंस में ये पीरियड ऑफ टाइम इसको बोला जाता है। क्लियर? और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो आप सीधा इसको ऐसे समझिए कि कोई भी वैसा टाइम जो इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ दिया जाए, अगर उससे अंतराल का बोध हो और साथ ही साथ वो काउंटेबल फॉर्म में हो। काउंटेबल का मतलब हम उसको गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 4 घंटा से, 4 दिनों से, 4 साल से या 4 महीने से, कुछ इस तरह का अगर दिया जाए तो ये हमारा क्लियर है कितने से, तो वो टाइम आपको क्लियर दिया गया है। तो जब टाइम आपको, इसको हम लिख देते हैं कि कैसे हम पकड़ेंगे। तो पहला हो गया कि ये जो टाइम होगा ये काउंटेबल फॉर्म में होगा, काउंटेबल होगा। दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा ये होगा कि जब ये काउंटेबल है तो साथ ही साथ ये भी आपको देखना है कि एक पीरियड का इससे तो बोध हो ही रहा है। और जब हम इस तरह का टाइम का जिक्र देखते हैं तो वहां पर उसका आंसर आप कितने से प्राप्त करेंगे, यानी कि वो काउंटेबल है तो उसको हम काउंट भी कर सकते हैं और कितने कहने से उसका आंसर आपको आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसमें क्या क्या हो सकता है, तो मान लीजिए इसमें आपका इस तरह से 4 घंटे, फिर मान लीजिए कहते हैं इसमें 6 मंथ्स या 6 डेज, कुछ भी इस तरह से। उसके बाद इस तरह से मान लीजिए आपको कह दें कि 5 मंथ्स, इस तरह से दिया जाएगा। क्लियर? या फिर मान लीजिए 10 इयर्स, इस तरह से रहेगा। अब देखिए इस टाइम को समझना है। 4 घंटा एक अंतराल का बोध हो रहा है और इसको काउंटेबल में भी हम कह सकते हैं, यानी काउंटेबल है ही, ये कह सकते हैं क्या, काउंटेबल फॉर्म में। और इसका जो आंसर हम निकालेंगे, जैसे कोई कहेगा कि वह 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, मतलब क्या, कितने का, यानी टाइम का जिक्र जो होगा वो कितने से प्राप्त होगा, अर्थात वो काउंटेबल फॉर्म में है। तो यहां ये ध्यान रखेंगे। आते हैं इसके सेकंड नंबर पर जो कि सिंस है। और सिंस को हम कहते क्या हैं? तो सिंस को हम कहते हैं इसको पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर ध्यान देंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे कि अभी हमने कहा था कि ये काउंटेबल होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये काउंटेबल फॉर्म में डायरेक्टली इस तरह से नहीं होगा, इससे खास ईयर, खास टाइम का जिक्र होगा। जैसे इसको हम अगर ये लिखते हैं कि 2010 से या कुछ भी इस तरह से, है ना, या फिर मान लो हम लिखते हैं जनवरी, या मान लो हम इसमें लिखते हैं मंडे, या हम इसमें कुछ भी लिखते हैं कि लास्ट दीपावली, है ना, या अगले कुछ भी नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, कुछ भी इस तरह से। तो ये जो आपका है, मान लो कोई कहता है 5 बजे सुबह से, तो उसको कैसे लिखेंगे, 5 AM, इस तरह से।
तो कहने का मतलब कि सिंस का प्रयोग तब होगा जब दिए गए समय का आंसर हम कब से प्राप्त करेंगे, कितने से नहीं। यानी कि अगर मैं कहूं कि यह 2010 से इस शहर में रह रहा है, तो कब से रह रहा है, 2010 से। अब जैसे कोई कहता है बचपन से वह इस तरह का कार्य कर रहा है या करता आ रहा है, तो कहने का मतलब बचपन से यानी कि कब से, इसका आंसर क्या निकलेगा। तो जब हम कब से, व्हेन से, कब से टाइम का हमको एक्सप्रेशन मिलता है इससे, उस केस में सिंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर आपको इस तरह के जो भी टाइम दिया जाएगा उसको आप इस आधार पर सिंस और फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी और बोर्ड लेवल में भी आता है। अब आते हैं कि इसी में, ये तो मेन हो गया, इसी के साथ साथ अगर कुछ चेंजिंग करके दिया जाए तो उसको कैसे समझेंगे, तो उसको ले लेते हैं आगे के लिए। तो नेक्स्ट टर्म इस तरह से होगा कि जैसे मान लीजिए अभी हम ये पढ़े कि फॉर का जिक्र काउंटेबल सेंस में होगा, और अगर डायरेक्ट कोई एक खास टाइम का जिक्र किया जा रहा है, किसी खास महीने, खास डे, खास दिन, खास साल, या मान लो कि कोई पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के, तो उस सेंस में सिंस का करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि अगर मैं ये कहूँ कि वह 4 साल पहले से यह काम करता आ रहा है, या वह 4 साल पहले से इस शहर में रहता आ रहा है, तो उसको कैसे बोलेंगे। तो तीसरा नंबर जो आपका कंसेप्ट हो जाता है वो इस तरह से है कि अगर मान लो कि यहाँ पर इस तरह से दिया जाए और उस केस में एगो का प्रयोग हो जाए, एगो ध्यान रखेंगे, तो इस सेंस में भले ये हमारा 4 इयर्स काउंटेबल फॉर्म में है, लेकिन यहां पर अगर एगो लग जाएगा तो उस केस में फॉर नहीं देके यहां पर हम टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ये तो ये हो गया। दूसरा, अब जैसे मान लो मैं कहता हूं कि वह पूरे दिन, पूरे महीने, ऑल शब्द का अगर प्रयोग किया जाए, है ना, वह पूरे दिन यह कार्य या पूरे दिन अपना गृह कार्य करता रहा या करता आ रहा, मैंने इस तरह से, या पूरे सप्ताह, पूरे महीने वो इस अपना कार्य करता आ रहा है या कर रहा है। तो पूरे यानी ऑल शब्द का अगर जिक्र होगा, ऑल्स के साथ अगर टाइम का जिक्र किया जाए, ठीक है, तो उस केस में आप डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट, ऑल डे, ऑल मंथ, ऑल वीक। क्लियर, उसमें डायरेक्ट होगा, यानी कि ऑल प्लस टाइम से डायरेक्ट हम उसी को रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे मान लो मैं कहूँ कि वह काफ़ी लंबे समय से है, या वो कुछ देर से यहाँ पर बैठा हुआ है, या कुछ समय से रह रहा है। तो अगर इस तरह का जिक्र किया जाए कि लॉन्ग टाइम, क्लियर, लॉन्ग टाइम, या इसको ध्यान देंगे इस तरह के केसेज में लॉन्ग टाइम, ठीक है, या पीरियड, इस तरह से दिया जाए। क्लियर, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। या फिर इस तरह का केस रहेगा कि मान लो मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, मोमेंट, या फिर वाइल, वाइल मीन्स भी होता है कुछ समय, कुछ देर के लिए, मोमेंट क्षणिक हुआ। जैसे मैं कहूँ कि ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पर ए शब्द का जिक्र किया जाता है, ये कंप्लीट वर्ड है, और इसको इस तरह से समझेंगे जैसे वह काफ़ी लंबे समय से या काफ़ी समय से यहाँ रह रहा है। तो उस केस में आप जो है फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए का प्रयोग यहाँ करेंगे, फॉर ए लॉन्ग टाइम या फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है, फॉर ए मोमेंट, एक शब्द का यहाँ प्रयोग किया जाएगा, फॉर ए मोमेंट या फॉर ए वाइल। इसका मीनिंग होता है कुछ देर के लिए, क्षणिक, और ये हुआ काफ़ी लंबे समय के लिए। तो इस तरह का अगर दिया जाएगा तो आप इस केस में यहाँ पर फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ये कुछ मेन कंसेप्ट के बाद ये हो जाता है, उसके ठीक बाद का जो याद रखेंगे, ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये काउंटेबल फॉर्म में भले है, लेकिन इसके साथ एगो का
यानी बिफोर शब्द इस तरह का जिक्र किया जाए तो वहां आप जो है फॉर नहीं लगा के सिंस लगाएंगे। ऑल के साथ कोई टाइम रहेगा, ऑल डे, ऑल टाइम, है ना, ऑल मंथ, ऑल वीक, इस तरह से, तो वहां पर आप डायरेक्ट यूज करेंगे। और यदि लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड या फॉर ए मोमेंट, फॉर ए वाइल, इस तरह से दिया जाए, ये शब्द का यहाँ जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप जो है टाइम के साथ फॉर का यूज करेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो ये था आपका कि कहाँ पर फॉर और कहाँ पर सिंस। आते हैं इसके साथ कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा आपका कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मेरा मित्र बचपन से ही गरीब लोगों की या असहाय लोगों की मदद करता आ रहा है, तो इसको कैसे बनाइएगा? फिर से एक बार हिंदी पहले आप सुन लीजिए। जैसे मैं कहूँ कि मेरा मित्र बचपन से ही गरीब लोगों की मदद करता आ रहा है, तो इसको कैसे बनाइएगा? तो इसको इस तरह से बना सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कि जैसे मैं कहूँ माई फ्रेंड, और एक व्यक्ति के लिए हैज हैव में किसको लेंगे? तो सिंगुलर के फॉर्म में हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो माई फ्रेंड हैज और उसके साथ लग गया बीन, तो माई फ्रेंड हैज बीन। क्लियर? अब मदद करता आ रहा है, मदद करना वर्ब, एक्शन वर्ब, तो यहां पर क्या लेंगे? हेल्पिंग। क्लियर? मदद करना, माई फ्रेंड हैज बीन हेल्पिंग। अब किसकी मदद कर रहा है? किसकी? गरीब लोगों की। तो गरीब या असहाय लोगों के लिए यहां पर आप द पुअर, या अगर असहाय लोग रहता तो द हेल्पलेस का प्रयोग करते। अब देखिए इस चीज को समझना है, मैं पूरे सेंटेंस को क्लियर करके बता दूं कि यहां गरीब लोगों की, तो लोग शब्द के लिए यहां पीपुल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। याद कीजिए जब लास्ट क्लास में हमने सिंटेक्स के क्लास में बताया था कि द के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात द पुअर का मीनिंग यहाँ हुआ गरीब लोग। अगर यहाँ पर लिखते हैं द हेल्पलेस, इसका मीनिंग हो जाता है असहाय लोग। अगर यहाँ लिखते हैं द रिच, इसका मतलब हो जाता है अमीर लोग। क्लियर? तो माई फ्रेंड हैज बीन हेल्पिंग द पुअर, अब कब से मदद? बचपन से। तो अब यहां देखिए बचपन से, टाइम का यहां जिक्र है, बचपन से मतलब क्या? यहां कितने से नहीं है, ये काउंटेबल फॉर्म में नहीं है टाइम, बचपन से अर्थात कब से? तो बचपन से। तो बचपन से यानी कि कब से इसका निकल रहा है, और खास करके कोई इसका काउंटेबल फॉर्म में नहीं है कि बचपन से मतलब कितने साल से। तो इस केस में यहां पर सिंस का आप प्रयोग करेंगे, यानी कि सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। क्लियर? एक एग्जाम्पल और लेते हैं और क्लास को यहीं पर कवर करते हैं। जैसे मैं कहूँ, इसमें ध्यान रखेंगे आप कि वह पिछले 10 दिनों से बीमार है, सपोज इस तरह का। तो बीमार है, देखिए यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, किसी के बारे में उसके स्टेट और पोजीशन, यानी कि उसकी स्थिति के बारे में कि वो किस अवस्था में है। तो यहाँ पर इल शब्द जो है बीमार के लिए जो लिखते हैं वो आपका एक्शन वर्ब नहीं है, इसीलिए वहाँ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखिए कि ही हैज बीन। अब देखो सब्जेक्ट हैज बीन वर्ब नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्थिति जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इल, ही हैज बीन इल। अब कब से बीमार है? 10 दिनों से, तो ही हैज बीन इल। अब देखो जी 10 दिन हमारा काउंटेबल फॉर्म में आ जाता है, इसलिए यहां पर क्या यूज करेंगे? फॉर। तो फॉर 10 डेज। क्लियर? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो 10 डेज। क्लियर? तो ही हैज बीन इल फॉर 10 डेज, सिंस नहीं होगा, 10 दिनों से। याद कीजिए अभी जस्ट लिखे काउंटेबल फॉर्म, कितने से? 10 दिनों से है। तो यहां पर ये इस चीज को समझना होगा। और एक्शन वर्ब जहां रहता वहां कंटिन्यूटी के लिए वर्ब का चौथा रूप लेते, जिसको हम जरंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक कंसेप्ट है, 1 मिनट के भीतर आपको बता के यहीं पर
जैसे कि देखिए, अगर मान ली इस तरह का दिया जाए कि पिछले 10 सालों से, तो इसको आप टाइम के सेंस में फॉर द लास्ट 10 ईयर्स लिखेंगे। लेकिन अगर देखिए मान लीजिए कि पिछले 2000 या पिछले जनवरी से या पिछली दीपावली से या पिछले संडे से वह यह काम करता आ रहा है या कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी काउंटेबल फॉर्म में रहेगा टाइम, फॉर के साथ वहाँ पर द लास्ट का प्रयोग करेंगे। फॉर के साथ द लास्ट का प्रयोग करेंगे, यानी फॉर प्लस द और लास्ट प्लस टाइम। क्लियर? लेकिन अगर इस फॉर के जगह पर सिंस का प्रयोग करना होगा, क्लियर, तो इस द का प्रयोग आप नहीं कीजिएगा। यानी सिंस अगर लगेगा तो डायरेक्ट टाइम आ जाएगा। सिंस मान लीजिए पिछली दीपावली से, सिंस लास्ट दीपावली, द का प्रयोग वहां नहीं करेंगे। क्लियर? पिछली जनवरी से ही वह यहां आ रहा है या इस संस्था में पढ़ रहा है, वहां पर सिंस के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस केस में ये जो है आपका करेक्ट माना जाएगा। और सिंस के साथ इस चीज को मैं लिख के कट कर देता हूं, ये जो है ये सिंस के साथ द यहां पर नहीं लगेगा। क्लियर? और फॉर के साथ यहां द, क्योंकि लास्ट शब्द ऐसे भी है ऑर्डर के क्रम में हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जो कुछ भी हमने यहां कंसेप्ट के रूप में रखा है आपको समझ आ गई होगी। जो भी कुछ दिक्कत होगी, आप जो भी डाउट होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उसको आगे हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।